नमस्कार, मैं त्रिवेदी मिस। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिंदी के पाठ्य पुस्तक से एक और प्यारी सी कविता। माय डियर स्टूडेंट्स, गद्य, पद्य, पूरक पठन, ये पूरा सिलेबस 10वीं कक्षा के बोर्ड के लिए कितना महत्वपूर्ण है आपको पता है। बरशई जलद और गिरधर नागर, ये दो कविताओं को अलग रखें और बाकी की सारी कविताएं एक तरफ। अर्थात बरशई जलद और गिरधर नागर इन दोनों में से एक तो पक्का बोर्ड ने कहा ही है और बाकी की कविताओं में से कोई एक कविता पढ़नी सब है, चाहे वो गजल हो या छापा हो, भारत महिमा हो या समता की ओर। आज की कविता का नाम है समता की ओर। समता यानी समानता। समानता कहाँ है? समानता तो नजर नहीं आती ना। हर कहानी में खाई नजर आती है, एक तरफ ऊंचाई एक तरफ नीचे, अमीरी गरीबी की असमानता, उच्च वर्ग नीच वर्ग की असमानता, असमानता से ही भरा पड़ा है जैसे संसार। बात करते हैं समानता की, अरे दूसरी बात छोड़िए, स्त्री पुरुष में असमानता नजर आ रही है। कहीं कोई अपने आप को उच्च और दूसरों को नीचतम मान रहा है। और सबसे पुरातन असमानता तो धनवान और निर्धन की है। अमीर और गरीब, हजारों किस्से, कहानियां, फिल्में बनी है अमीर और गरीब पर, धनवान और निर्धन पर। आसान नहीं है इस खाई को पाटना, लेकिन प्रयास तो किया जा सकता है। आज की इस काव्य में कवि ने एक मौसम का उदाहरण लिया है और इस मौसम के कारण अमीर और गरीब के जीवन में क्या अंतर है, ये बड़े मर्मस्पर्शी शब्दों में बताया है। माय डियर स्टूडेंट्स, गर्मियों में आप कई बार हिल स्टेशन गए होंगे, बर्फीले पहाड़ों का आनंद लिया होगा और वहां से जब लौटकर आए होंगे तो अपने अपने घरों में एकदम एयर कंडीशन लगाकर एकदम ठंडे कूल वातावरण में आपने जीवन का आनंद लिया होगा। ठंडी चीजें खाना है, धूप से बचना है। धनवान अपने धन के दम पर ये सुख सुविधाएं तलाश सकता है। कवि ने सर्दी का मौसम, ठंडी के मौसम का वर्णन किया है। ठंडी का ये मौसम यानी सर्दियों के दिन, आप देखिए भारत में मुंबई जैसे शहर की अगर मैं बात करूं तो इतनी कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन यदि आप उत्तर भारत की तरफ, राजस्थान की तरफ, महाराष्ट्र में विदर्भ वगैरह की तरफ जाएं तो कड़ाके की सर्दी वहां पर आपको महसूस होगी। बहुत ठंडा माहौल, खास करके दिसंबर और जनवरी में हेमंत ऋतु आता है। हेल्दी सीजन भी कहते हैं इसे। धनवान लोग पौष्टिक खाद्य खाते हैं, च्यवनप्राश, बादाम, ड्राई फ्रूट्स, दूध, कसरत करना, मालिश करवाना और इस सर्दी के मौसम का आनंद लेना, खास करके गाजर का हलवा, असली घी के पराठे। लेकिन वहीं पर निर्धन के लिए ये मौसम बड़ा दुखदाई बनकर आता है। कभी मौका मिला तो सुप्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात जरूर पढ़ना। फिलहाल समता की ओर, इस काव्य की तरफ हम बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, पहली 10 लाइनों में एक अलग वर्णन है, अंतिम 10 लाइनों में अलग वर्णन और आखिरी की 2 लाइन में मैसेज। याद रहेगा, प्रथम 10 पंक्तियों का वर्णन अलग है, अंतिम 10 पंक्तियों का अलग
और अंतिम 2 पंक्तियों में एक संदेश है। देखते हैं। मैं बहुत आसान बना के आपको ये कविता दे रही हूं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनि में कुंज टिका है छाई। हेमंत ऋतु बीत गया है, धीरे धीरे दशहरा दिवाली का मौसम बीतने लगा है और अब जाड़े का मौसम आया है। शिशिर ऋतु यानी सर्दियों का मौसम, दिसंबर जनवरी के दौरान। आपको याद होगा सर्दियों के मौसम में शाम जल्दी ढल जाती है, अंधेरा हो जाता है और दिन में भी सूरज की तेज रोशनी नहीं रहती, गुनगुनी धूप रहती है। धूप में बैठने का मजा लेते हैं सर्दियों में। तो कवि कहते हैं कि हेमंत ऋतु बीत गया है भाई और अब शिशिर ऋतु आया है। देखो तो प्रकृति भी द्युतिहीन यानी निस्तेज, थोड़ा डल लगने लगा है और चारों तरफ कुंज टिका है, यानी कि जैसे फॉग, कोहरा छाया हुआ है। पड़ता खूब तुषार पद्मदल, तालों में बिल खाते, अन्याय निपके दंडों से यथा लोग दुख पाते। ड्यू ड्रॉप, शबनम, ओस की बूंदें पड़ती है और ओस की बूंदें उन पत्तों पर ऐसे लगता है कि जैसे किसी के आंसू हो। किसके आंसू है? जैसे कोई दुष्ट राजा ने अपने प्रजा पर कोई अन्याय किया हो और उस प्रजा की आंखों से कोई आंसू टपके हो। पद्मदल यानी कमल के पत्तों पर वो ड्यू ड्रॉप देखना मोती जैसे लगते हैं। कवि ने यहाँ पर सामान्य जनों के आंसुओं का रूप दिया है। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। सर्दियों की अंधेरी रात, शाम को, शहर की बात नहीं करूंगी मैं, गांव देहात में कभी आप गए होंगे सर्दियों में, खास करके राजस्थान वगैरह में, यूपी में आप जाके देखिए, शाम ढलते ढलते सब दरवाजे बंद हो जाते हैं क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ती है और सब अपने अपने घरों में बंद, लिहाफ ओढ़कर, और ऐसे अंधेरी रात में बाहर कुत्तों के रोने की आवाज आती है, सियारों के रोने की आवाज आती है। बड़ा डरावना लगता है। आपने हॉरर मूवीज में देखा होगा, डरावना सीन बताने के लिए कुत्तों के रोने की आवाज, और फिर कितना भय लगता है, कहते कि अरे कुत्ते रो रहे, भय लगता है ना। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन में आता, शून्य गगन मंडल को लखिया मन में भय पाता। आधी रात को यदि आंगन में आना पड़े, पुराने घरों में बाथरूम वगैरह होते नहीं थे, तो आधी रात को बाहर आना पड़ता था। और ऐसे में आधी रात को जब बाहर सन्नाटा छाया हुआ है, कुत्ते के रोने की आवाज आ रही है, कड़ाके की ठंड है, ऐसे में वो व्यक्ति कितना भयभीत हो जाता है, बड़ा डर लगता है। तारे निपट मलिन चंदने, पांडुवर्ण है पाया, शून्य मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुचाया। ऐसे में आसमान की तरफ देखेंगे तो तारे भी मध्यम नजर आते हैं, चांद की रोशनी भी सफेद दूधिया नजर नहीं आती, वो भी पीली पीली सी आती है, और ऐसा लग रहा है जैसे राष्ट्र पर कोई बड़ा कष्ट आया हो। चारों तरफ एक उदासी, एक डरावना, भयभीत करने वाला समा हो। कवि ने सर्दियों की इस रात का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कड़ाके की सर्दियों की आधी रात में यदि कोई घर से बाहर आए तो वो और भयभीत हो जाता है। ध्यान से सुनना। धनियों को है मौज, रात दिन है उनके पौबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। धनवानों के तो मजे हैं भाई, उन्हें ठंड कहाँ लगती है। कश्मीरी शॉल लिहाफ ओढ़कर, बढ़िया बुने हुए ऊनी स्वेटर पहनकर मजे कर रहे हैं वे, तो उनके तो पौ बारे हैं, यानी तुम्हारी भाषा में कहूं तो मौजा ही मौजा है। दीन दरिद्रों के मत्थे ही सारे दुख पड़े हैं, ऊपर से एक तो दरिद्री अवस्था, एक जीवन भर का स्ट्रगल, संघर्ष, और ऊपर से मौसम की मार। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी, इन्हें मिलती न पर सूखी रोटी और न भाजी। धनवान तो मलाई, दूध मलाई खा रहे हैं, हलवा पूड़ी खा रहे हैं, और ये सूखी रोटी को भी तरस रहे हैं।
वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले पाले। इन कड़ाके की सर्दियों में ओस गिरती है, कई बार बर्फबारी होती है और ये बर्फ के टुकड़ों से और शरीर कंपित हो जाता है। इनके छतों पर वो बर्फ के ओले गिरने से टूटी फूटी छत और टूट जाती है और उन टूटे हुए किवाड़ों से, घरों से, छत से भयंकर तेज हवा इनकी हड्डियों को कपकपाती है। धनवान शाल दुशाला ओढ़कर मौसम का सुख लेता है और ये दीन दरिद्र जो जीवन के संघर्ष में डूबा है, मौसम की मार को सह रहा है, जो भोजन के लिए तरसता है, वे है सुख साधन से पूरित सुगर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। एक तरफ एक वर्ग ऐसा है जिनका ऊंचा आसमान, जिनके घर महल ऊंचे अट्टालिकाओं को छू रहे हैं और इनके यहाँ ये टूटी फूटी झोपड़ी में सदा उदासी छाई है, सदा दुख से ही इनकी दोस्ती है, दुख से ही पाला पड़ा है। माय डियर स्टूडेंट्स, अंतिम 4 लाइनों पर गौर करना। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। पहले ऐसा नहीं होता था कि एक मौज कर रहा है और दूसरा बुरी तरह से पीड़ित है, ऐसा नहीं होता था। इतना दिखावा नहीं था, इतना शो ऑफ नहीं था, इतना धन को उड़ाने का, धन का प्रदर्शन करने का वो मनोवृत्ति नहीं थी। पड़ोस में कोई भूखा है और दूसरा व्यक्ति पेट भर के भोजन कर रहा है, ऐसा नहीं होता था। प्रकृति सबका पालन पोषण व्यवस्थित करती थी, समान जीने के अवसर प्राप्त थे। हाँ, अमीर गरीब में भेद था पर इतना नहीं था। कवि ने कहा है, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। क्या हम कुछ कर नहीं सकते? एक धनवान मौज उड़ाए और दूसरा निर्धन जीवन को तरसे, वो भी भाई है। एक भाई दूसरे भाई के लिए कुछ कर सकता है। क्यों ना हम ऐसा करें कि धनवान भी सुख से रहे और निर्धन भी भूखा न मरे। क्यों ना हम एक कदम समता की ओर बढ़ाएं। समता की ओर बढ़ाने का एक कवि का प्रयास मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत आसान कविता है। फर्स्ट हाफ में प्रकृति का वर्णन है, मौसम का वर्णन, दूसरे हाफ में धनवान और निर्धन के बीच का अंतर है और अंत में एक सुंदर उपदेश, सुंदर मैसेज दिया है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस कविता के द्वारा हमें कुछ जगाया है, हमें कुछ बताया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय हो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आपके ओपिनियन का हमेशा इंतज़ार रहेगा।